जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते तमाम अकादमिक गतिविधियां फिलहाल बंद हैं। भारत सरकार और यूजीसी की भारत पढ़े ऑनलाइन योजना के तहत मैं डॉक्टर सुजाता मिश्रा, हरि सिंह गौड़, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर आज आपके सामने पाठ्यक्रम के अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। पाठ्यक्रम की इस इकाई में हम व्यंग्य विधा पर चर्चा कर रहे थे और अपने पिछले व्याख्यान में हम व्यंग्य विधा के प्रारूप के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम पाठ्यक्रम में शामिल अगले व्यंग्य जीप पर सवार इल्लियां पर चर्चा करेंगे, जिसके रचनाकार हैं शरद जोशी। सबसे पहले हम व्यंग्यकार शरद जोशी के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य की व्यंग्य विधा में शरद जोशी एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों पर उन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के बहुत बेबाकी के साथ अपने विचार रखे हैं। उनकी व्यंग्य शैली में हास्य, आलोचना, विनोद और तीखेपन का रोचक समावेश देखने को मिलता है, जिसके चलते जोशी जी की रचनाएं सीधे आम जनता से जुड़ जाती हैं। वह आम आदमी जिसका साहित्य से कोई खास सरोकार नहीं है, वह भी जब जोशी जी के व्यंग्य को पढ़ता है तो वह कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को पाता है और इससे किसी न किसी रूप में स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। जोशी जी की प्रमुख व्यंग्य कृतियों में हम परिक्रमा, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे आदि को लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शरद जोशी जी ने टेलीविजन के लिए भी लिखा है। उनके द्वारा लिखित प्रमुख धारावाहिकों में हम ये जो जिंदगी है, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वह जनाब, देवी जी, ये दुनिया गजब की आदि का नाम ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने क्षितिज, गोधूली, उत्सव, उड़ान, सांच को आज नहीं जैसी फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे हैं। यानी अपनी लेखन कला से उन्होंने साहित्य के कई नए आयामों को समृद्ध किया। जीप पर सवार इल्लियां हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के उस कड़वे यथार्थ को उजागर करता है, जिसकी आड़ में एक तरफ देश का किसान पिसता है तो दूसरी ओर हर वो आम आदमी जो कभी पेट्रोल के बढ़ते दामों तो कभी अनाज के सड़ जाने के नाम पर महंगाई की मार झेलता है। आप सभी ने कभी ना कभी अपने घर में आने वाली सब्जियों, गोभी, बैंगन आदि में इल्ली लगी देखी होगी और आप जानते हैं कि इल्ली जिस सब्जी में लग जाती है उसको अंदर ही अंदर सड़ाने लगती है। यही इल्लियां जब खेत में खड़ी फसल पर लग जाएं तो कई बार खेत की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और किसान को काफी नुकसान होता है। इनसे बचने के लिए ही किसान अपने खेत पर, अपनी फसलों पर कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव करते रहते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य में लेखक ने अपने क्षेत्र में चने की फसलों पर लगी इल्ली की वास्तविकता जानने का प्रयास किया है, जो एक और पीड़ादायी है तो दूसरी ओर रोचक भी। हमारे लेखक शरद जोशी को खबर मिलती है कि उनके क्षेत्र में चने के तमाम खेतों पर इल्ली लग गई है, जिसके कारण काफी फसल बर्बाद हो गई है। फसल बर्बाद हो गई है यानी इस वर्ष चना महंगा मिलेगा, चने की आवक कम होगी। चना महंगा होगा तो चने से बनने वाली चीजें जैसे कि लड्डू, पकौड़े भी महंगे होंगे। यही सब सोचते हुए लेखक कहता है कि भाई चने के विषय में मेरी समझ उतनी ही है जितनी बेसन खाने वाले हर आदमी की होती है।
हम सबको चने के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं वो चने के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इतना ही जानते कि चना है और चने से ही बेसन बनता है। जैसा कि हमेशा होता है, चने की फसल पर इल्ली लगी है, यह खबर अखबारों में छप गई और साथ में चने की फसल पर बैठी हुई इल्ली की तस्वीर भी छपी, जिसको देखकर लेखक कहता है कि भाई चने तो कई बार हमने भी खाए हैं, पर हमारी तस्वीर कभी अखबार में नहीं छपी, पर इल्ली की तस्वीर अखबार में छप गई और इल्ली बहुत खूबसूरत लगती है। लेखक को चने के खेत पर बैठी इल्ली बड़ी खूबसूरत लगती है। अब अखबार में खबर छपी तो खबर दिल्ली में बैठी सरकार तक भी पहुंच गई और देखते ही देखते तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम राजनेता, तमाम पत्रकार गांव में पहुंचने लगे देखने के लिए कि भाई चने के खेत में इल्ली कितनी लगी है, कैसे लगी है। साथ ही खेतों पर हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जाने लगा ताकि फसलों को ज़्यादा नुकसान ना हो। इल्ली समस्या पर पूरे क्षेत्र में नेताओं के भाषण गूंजने लगे, बुद्धिजीवियों के लेख छपने लगे और इल्ली समस्या पर टेलीविजन पर विमर्श चल पड़ा। तो ऐसे में हमारा लेखक सोचता है कि वह तो इल्ली पर ज़्यादा से ज़्यादा एक कविता ही लिख सकता है, इससे ज़्यादा तो वह इल्ली के बारे में भी नहीं जानता। वह तो इल्ली से बिल्ली और बिल्ली से दिल्ली जोड़कर एक कविता ही बना सकता है। तभी लेखक को पता चलता है कि उनके क्षेत्र के कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र के खेतों को देखने जा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है फसल को। तो लेखक सोचता है यह अच्छा मौका है जानने का कि चने की झाड़ होती है या चने के खेत होते हैं। तो लेखक भी कृषि अधिकारी के साथ जीप पर सवार होकर चल पड़ता है। जब लेखक कृषि अधिकारी के साथ खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि चने के खेत तो बहुत हरे भरे हैं, लहलहा रहे हैं, यहाँ तो इल्ली की कोई समस्या ही नहीं है। कृषि अधिकारी ने अपने से जूनियर अधिकारी को बुलाया और उससे पूछा कि इल्ली की समस्या कैसी है। इस स्थान पर वरिष्ठ कृषि अधिकारी का अपने जूनियर कृषि अधिकारी के साथ जो पूरा एक संवाद योजना है वह बहुत रोचक है। जो सरकारी सिस्टम में जो हाँ में हाँ मिला के बात करने की जो परंपरा है उसको यथार्थ रूप से आपके सामने रखती है। दूसरा वह यह भी देखता है कि चने की फसल में तो इल्ली लगी ही नहीं है, यानी चने की फसल तो बहुत अच्छी है, यानी बाजार में चने की कोई कमी नहीं होने वाली, यानी चना महंगा नहीं होने वाला, यानी भजी और लड्डू भी महंगे नहीं होने वाले। वह बड़ा अपने मन को तसल्ली देकर लेखक कृषि अधिकारी के साथ वापस जीप में आकर बैठ जाता है और बड़ा खुश होता है कि चने की फसल में कोई समस्या नहीं है। खेत में खड़ा किसान इस वक्त थोड़ा भयभीत है। अपने खेत में अधिकारी को देखकर वह सोच रहा है कि पता नहीं किस बात पर साहब नाराज हो जाएं और मेरी पूरी की पूरी फसल जब्त हो जाए। तो जो वरिष्ठ कृषि अधिकारी हैं वो अपने जूनियर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने घर के लिए थोड़ा चना चाहिए। मेरी पत्नी ने कहा था कि भाई थोड़ा चना लेते आना, तो तुम थोड़ा चना मेरी जीप में रखवा दो। इधर साहब का ऑर्डर हुआ, इधर अधिकारी पहुंच गया खेत में खड़े किसान के पास और उसको रोब दिखाकर पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे खेत में इल्ली लग गई है क्या? किसान ने कहा नहीं साहब, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। अधिकारी ने फिर भी सवाल पूछा। वह किसी भी तरह किसान को लपेट लेना चाहता था। किसान भी समझ गया कि कहीं बातों बातों में साहब नाराज हो गए तो मेरी पूरी की पूरी फसल जब्त ना हो जाए। उसको लगा कि यदि ले दे के यह मामला निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है और यही तो अधिकारी चाहते थे। उन्होंने किसान से कहा कि थोड़ा अच्छा चना छाट कर, थोड़ा ताज़ा हरा चना छाट कर साहब की जीप में रखवा दो। किसान तुरंत खेत में गया और ताज़ा चना छाट छाट कर उखाड़ने लगा। चने का खूब बड़ा ढेर उसने बांधा और साहब की जीप पर रख दिया और चुपचाप ताकने लगा कि पता नहीं अब साहब क्या पूछेंगे, पता नहीं अब साहब क्या कह दें। चना मिला और साहब अपनी गाड़ी लेकर चल पड़े और साहब रास्ते में जीप में बैठे अपने मित्रों को, जिनमें हमारे लेखक भी शामिल हैं, उनसे और बताने लगे कि उनको कैसे गांव की संस्कृति से प्रेम है, गांव का जीवन उन्हें कितना अच्छा लगता है। इस पर अपने विचार बढ़ चढ़कर बताने लगे। सब लोग बड़े ध्यान से अधिकारी साहब की बातें सुनते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, साथ में हरा चना खाते जाते हैं।
यहाँ पर हमारा लेखक यह सारी बातें सुनकर बड़ा हैरान रह जाता है। वह सोचता है बात तो इल्ली की थी कि खेतों में इल्ली लग गई है, इल्ली तो मिली नहीं। लेकिन साहब की जीप में चने का ढेर देख के उसका ध्यान एकदम से जीप पर सवार उन तीनों अधिकारियों पर जाता है। उसको लगता है कि 3 अधिकारी नहीं, 3 बड़ी बड़ी इल्लियां उसके साथ जीप पर बैठी हैं। और यहाँ पर लेखक समझ जाता है कि चने के खेत की असली इल्ली कौन है। और ये इल्लियां सिर्फ चने के खेत नहीं खा रही, यह पूरी व्यवस्था को खा रही हैं। यहाँ पर लेखक को आभास होता है कि वास्तविक इल्लियां कौन हैं। यही कृषि अधिकारी और इन जैसे तमाम सरकारी अधिकारी, नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार जो कभी जीप में कभी कार में सवार होकर खेतों में आते हैं और खेतों की फसल को ही नहीं देश के तमाम संसाधनों को भी धीरे धीरे खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अपने व्यंग्य के माध्यम से शरद जोशी कितनी सफाई से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल देते हैं। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जय जवान जय किसान कहने वाले इस देश में किसान केवल प्राकृतिक आपदाओं से नहीं लड़ता, बल्कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की मार भी खाता है। उसकी आधी फसल कभी बारिश, कभी ओला तो कभी सूखे में निपट जाती है, तो आधी फसल ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हड़प लेते हैं। बाकी की कसर बाजार में बैठे दलाल पूरी कर देते हैं, जिसके चलते किसान को अपने श्रम का पूरा पारिश्रमिक कभी नहीं मिलता। नेता और अफसर अपने भ्रष्टाचार को कभी इल्ली तो कभी मौसम की आड़ में दबा देते हैं। महंगाई की मार झेलता है किसान और आम इंसान। जीप पर सवार इल्लियां यहाँ पे प्रयोग किया गया क्योंकि यह वह समय था जब सरकारी महकमे में जीप और एम्बेसडर को ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए सरकारी प्रशासन को इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था की सच्चाई को दिखाने के लिए यहाँ पर जीप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह है जीप पर सवार इल्लियों पर मेरा आज का व्याख्यान, आज की समीक्षा। जब हम व्यंग्य साहित्य की बात करते हैं तो व्यंग्य शैली में, व्यंग्य विधा में हमारे बॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं। आप लोग अभी घर में हैं तो इस समय का सदुपयोग करते हुए आप व्यंग्य शैली में बनी कुछ फिल्मों को भी देख सकते हैं, जैसे श्याम बेनेगल की वेलकम टू सज्जनपुर, आमिर खान द्वारा निर्देशित पीपली लाइव, और अगर आपको थोड़ी हंसी मजाक वाली फिल्म देखनी है तो वो मेरे रानी की वेल डन अब्बा। तो अभी आप घर में हैं, अभी आप ऐसी फिल्मों को देखिए जो आपको हंसाएंगी भी, गुदगुदाएंगी भी और आपको कहीं ना कहीं देश की सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति सोचने के लिए प्रेरित भी करेंगी। तो समय का सदुपयोग कीजिए और कुछ बेहतरीन फिल्मों को देखिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। इसी के साथ हमारा आज का व्याख्यान यहीं पे समाप्त होता है। अगले व्याख्यान के साथ आपसे मिलेंगे। आप लोग घर में रहिए, घर में पढ़िए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए, क्योंकि कोविड-19 से बचाव ही सुरक्षा है। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।